हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट, शॉर्ट और इस वीडियो का स्टार्टिंग तो देख ही लिया होगा, तो आपको पता तो है कि इस वीडियो में है क्या आखिरकार। गिव अवे गिव अवे गिव अवे, और वो भी इतना ह्यूज गिव अवे। 100 लकी विनर्स होंगे इस गिव अवे में। तो सबसे पहले तो एक बार और मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूंगी। अपना चैनल 50 के हिट करने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोग मेरी हैप्पी प्लेस हो। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट में भी बोला, सीरियसली आई मीन इट। जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी मुझे कोई ज्यादा टेंशन होती है, मैं अपना कमेंट सेक्शन खोल के बैठ जाती हूँ यूट्यूब का। द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट यू गाइस गिव मी, इसका पेबैक तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो आपके लिए कर पाऊँ। तो विदाउट डिलेइंग इट फर्दर, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि आखिरकार गिव अवे है क्या। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है मैंने एक ऐप लॉन्च करा था नीट जोन तानिया हेयर के नाम से, ठीक है। वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए किया था। तो अब उस ऐप पे मैं बायोलॉजी लेक्चर्स लेके आ रही हूँ बिल्कुल फ्री, वो भी 10 डेज के लिए। आपको 10 डेज के लिए, और वो जो लेक्चर्स होंगे ना, आप लोग बताओगे आपको कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे वो लेक्चर्स में अपलोड करवाऊंगी फैकल्टी से। फैकल्टी कौन है वो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ, पहले और चीजें सुन लो, ठीक है। तो 10 दिन के फ्री लेक्चर्स मिलेंगे बायो के, प्लस 2 लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री। आपको कुछ पे नहीं करना, कुछ भी, नॉट अ सिंगल पेनी, ठीक है। आई होप ये आपके बहुत हेल्प में आएगा। मुझे लगता है कि आपका सबसे ज्यादा हेल्प में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आएंगे, क्योंकि डाउट्स बहुत अक्यूमुलेट हो जाते हैं यार, ठीक है। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस बहुत हेल्पफुल होंगे, एंड आई विल मेक इट श्योर कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, वो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स के हों, जिससे जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो इजी हो एंड आप उन्हें कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली यार मेरा भी गोल यही है कि मेरी ऑडियंस का सिलेक्शन हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, ठीक है। बाकी यार जितनी भी कॉस्टिंग आएगी, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि सर्वर कॉस्टिंग काफी आती है, और 10 दिन फ्री, वो भी 100 बच्चे अगर आएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा निकलेगी, पर वो सारी मैं बियर करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे। अब रूल सुन लो गिव अवे के क्या है, कैसे आप अवेल कर सकते हो इस ऑफर को। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, जो कि आपने कर रखा है। साथ ही साथ आपको मेरा इंस्टा अकाउंट भी फॉलो करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक। उसके बाद दूसरा, आपको नीट जोन तानिया हेयर ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और तीसरी चीज है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट, इंस्टा फॉलो का स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं उनको मेरे ऐप के चैट बॉक्स में आपको भेजना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैसेज भेजना है मुझे कि कैसे मेरा चैनल आपको हेल्प करा, या आप मेरे से किस टाइप से कनेक्ट हुए। जो टॉप 100 मोस्ट हार्ट टचिंग कमेंट्स होंगे, मैं उन्हें पिक करूंगी। एंड अगर मुझे 100 से ज्यादा मैसेजेस बहुत अच्छे लगे ना, तो मैं खुद अपने मन से इंक्रीज भी कर दूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। अगर 100 है, अगर मेरी 200 बच्चे आए हैं और वो सच में मुझसे इतने कनेक्ट कर पाए हैं और उनके मैसेजेस मुझे पसंद आए, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए भी उन 200 बच्चों का भी फ्री कराऊंगी, उन 200 बच्चों के लिए लेक्चर्स फ्री कराऊंगी, डाउट सॉल्विंग फ्री कराऊंगी, ठीक यार। कुछ और गिफ्ट देने से बेटर मुझे लगा कि आपकी प्रिपरेशन में अभी यही नीड है, और यही चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब बिना किसी देर के मैं आपको जल्दी से बताती हूँ फैकल्टी कौन है। सो फैकल्टी का नाम है मिस्टर राज बसेरिया। ये फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट है, एंड ऑल्सो ये रैंकर है। नीट 2019 में इनके 640 मार्क्स थे, एंड उस टाइम 1640 रैंक, मतलब 1600 रैंक थी इनकी। और एनएससीबी भी क्लियर कर चुके हैं, केवीपीवाई भी क्वालिफाई किया है, एम्स में 1200 रैंक रही है। सो ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल। एंड आप डेमो लेक्चर देखो, मैंने इस वीडियो के साथ डेमो लेक्चर भी एसोसिएट करा है। अब ऑल्दो मैं पूरा लेक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए ऐप पे सारे बच्चों को ये फ्री मिलेगा, नॉट ओनली दोज 100 लकी विनर्स, वो लेक्चर सबको मिलेगा। वो तो आप लेक्चर चेकआउट प्लीज जरूर करना, क्योंकि राज की टिप्स और ट्रिक्स एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है। देखिए बात वही होती है ना कि बायो में पढ़नी एनसीईआरटी है, ये सबको पता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, पर 360 में से 360 हर बच्चे का नहीं आ पाता है। ये आते किनके हैं? टॉपर्स के। और एक टॉपर से बेटर, एक रैंक होल्डर से बेटर आपको कौन बता सकता है कि कैसे 360 आउट ऑफ 360 लाए, ठीक है। तो प्लीज अटेंड कीजिए ये 10 दिन के फ्री लेक्चर्स प्लस 2 लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस जो होंगे, अटेंड कीजिए इन्हें। ये जो डेमो मैं एसोसिएट कर रही हूँ उसे पूरा देखिए ना। ओवर टू राज, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोग एक नीट एस्पिरेंट हैं जिसको ये दिक्कत होती है कि उसको नीट में जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं वो याद नहीं होती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर का जो डेटा है वो आपको याद नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको प्रीलिम्स याद नहीं होती, आपको कार्डिक साइकिल याद नहीं होती, आपको पेडिग्री एनालिसिस में दिक्कत होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ जिसको यूज़ करके आपके पास एनसीईआरटी जो है वो फिंगर टिप्स पे होगी, और आप इजीली बाकी सब की तरह जैसे बाकी टॉपर्स करते हैं आप भी वो बन सकते हो, और आप भी स्कोर कर सकते हो 360 ऑन 360 इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। तो ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो। मेरा नाम है राज। करंटली मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर का। मैंने नीट जो है वो 2019 में दिया था, मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर था। मेरा ऑल इंडिया रैंक नीट में था 1670। नीट के अलावा मैंने एम्स का भी एग्जाम दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1201 थी,
इसके अलावा मैंने केवीपीआई का पेपर दिया था, तो केवीपीआई का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मेरा वो सबसे पहले क्वालिफाई हुआ है। इसके अलावा मैंने नेशनल साइंस एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी दिया था, मैंने वो भी क्वालिफाई किया। चलिए, मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये सब याद नहीं होता, आपको पता नहीं, आप कंफ्यूज है, तो इसका आंसर एक क्या है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बार-बार पढ़नी है, याद हो जाएगी, ये सब बोलते हैं। बट एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को समझना एक कंप्लीटली अलग चीज़ है। दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर मैं एक नॉर्मल किताब रखूँ और उसको बोलूँ कि आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट एनसीईआरटी अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी कभी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत कंसाइज बुक है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज दी है। और आप ऐसे अगर नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसको, आपने एक भी लाइन स्किप कर दी गलती से, अगर मतलब आपने पढ़ी बट आपको समझ नहीं है, तो उस केस में वो क्वेश्चन वहां पे बनेगा और जब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेगा तो आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन बना कैसे, या फिर एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी था तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने ये जो पढ़ा था ये सही है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है, आपको कंफ्यूजन होगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पे आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा कि मैं आपको हर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो जहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, जहाँ पे आपको वो चीजें याद ना हो तो भी चलेगा, बट आपको कंसेप्ट होना चाहिए, तो उसके मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की ह्यूमन बॉडी, CO2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमें जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगा। कार्डियक साइकिल हो गया, इसके अलावा 12th का सिलेबस देख ले तो पेडिग्री एनालिसिस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझाऊंगा। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि निमोनिक्स। निमोनिक्स याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निमोनिक्स के लिए तो आप ये समझिए कि मेरे पास भंडार है। आपको लिटरली जहां भी आपको चाहिए निमोनिक्स, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स का हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए निमोनिक्स हो जाएंगे, इसके अलावा क्रैब साइकिल के लिए निमोनिक्स हो जाएगा। तो ये सारे निमोनिक्स आपको मिलेंगे, बहुत इजी निमोनिक्स हैं। इनको केवल, और निमोनिक ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सीता ने रीता ये सब बना दिया, मैंने सोनू की टीटीपी है, तो सोनू कौन है, टीटू कौन है, स्वीटी कौन है, आपको नहीं याद होगा। मैं ऐसे निमोनिक्स दूंगा कि आप केवल सिंगल वर्ड उसका याद है ना तो आप पूरा पढ़ लोगे उसको, इतना ईजी निमोनिक्स रहेंगे। इसके अलावा टिप्स मैं आपको इस कोर्स में दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है, एनसीईआरटी पढ़नी है उसको रिवाइज कैसे करना है, उसमें हाईलाइट कैसे करना है, आपको एनसीईआरटी याद कैसे करनी है, मैं ये तक बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी को इस तरह से याद करना है। और आपने वो चीज फॉलो करी ना, विद इन 1 वीक आपको वो पूरा जो आपने पढ़ा है वो विद इन 1 वीक छप जाएगा दिमाग के अंदर। आप कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको रात को सोते उठा के पूछ ले कि भैया बता ये क्या है, तो आप उसको सोते आंसर दे दोगे, आपको इस तरह से याद हो जाएगी। ये चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं हमारे कोर्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। कंटेंट से हमको देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी इसमें, जो कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली 5 क्लासेस पर वीक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास 2 डाउट सेशंस रहेंगे जो कि हर वीक में किया जाएगा। तो डाउट सेक्शन के अंदर इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी पूरी, आपको जो भी डाउट है आप वो पूछिए। अगर आपको कोई टॉपिक्स में दिक्कत है, कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको उसको वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी वो सारा का सारा टॉपिक याद करने में। आप बस इतना याद रखिए कि आपको इंटरेक्टिव क्लास में आपको पार्ट लेना है, आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, आपको पूछना है कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये चीज याद नहीं हो रही, या फिर मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है, तो उसको कैसे क्लियर करना है मैं आपको वो हेल्प करूंगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो सब। तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बस ऐप डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्टर करना है, और ये सारी की सारी क्लासेस आपको अभी फ्री मिलेंगी, आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगी। ये लोग हम अपनी तरफ से खर्चा कर रहे हैं इस क्लासेस के लिए। आपको ये क्लासेस स्टार्टिंग की 10 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, आप लोग एक बार देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्लासेस आपके कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी आप उनको भी अटेंड कीजिए। इसके अंदर हम आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे और पूछेंगे और आप लोगों को अपने क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा वहाँ पे। ये कोर्स मैंने इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो बच्चे जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें ये लगता है कि बच्चे केवल जो टॉपर्स हैं, जो बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर जो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के कोचिंग क्लासेस के अलावा या फिर सेल्फ स्टडी के अलावा 8-9 घंटे उनको रिवाइज करने में दे रहे हैं, केवल यही स्कोर कर सकते हैं 360, 345, 350, तो नहीं, ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है। अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर एक बार अप्रोच बना ली कि ये इतना डेटा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये लाइन पे ये रखा है, या फिर ये निमोनिक था, इसका छोटा सा याद करने। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी चाहिए। एक बार जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे उसके बाद इस चैप्टर में मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसकी मदद से आपके लिए आदर्श करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल को लेके, ह्यूमन हार्ट को लेके, ब्लड वेसल्स को लेके, हार्ट की टिश्यू को लेके जो भी डेटा आपको याद करना है और आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं आपको आज बहुत सारी ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं। एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट है, हम सबको पता है कि कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कंस्टिट्यूएंट है वो है अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे आप देखिए क्लोज्ड ब्रांचिंग दिया हुआ है, आप ये किया गया है। इसके अलावा थर्ड चीज जो है द फ्लूइड। एनसीईआरटी में सिर्फ द फ्लूइड लिखा है, जबकि हमें पता है कि उस फ्लूइड के अंदर ब्लड भी होता है और लिम्फ भी होता है। तो केवल अगर ब्लड आता है ना तो ब्लड ऑप्शन नहीं होता, हमेशा ब्लड एंड लिम्फ को देखा
जाएगा और हम फ्लूइड मार्क करेंगे। इसके अलावा जब स्टार्ट करते हैं हार्ट के ऊपर, तो हार्ट जो है मेसोडर्म और ओरिजिन यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में सीधा सीधा सा। इसके अलावा मेडअप ऑफ कार्डियक मसल, हम सबको पता है कि हार्ट के अंदर कार्डियक मसल होती है। कार्डियक मसल कौन सा है? मस्कुलर सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्लेसमेंट देखिए तरह से कैविटीज राइट टू लेफ्ट, सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन सा चीज़ है। इसके अलावा बात करते हैं डबल वॉल्ड, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो आपको याद रखना है कि जो पेरिकार्डियम वो सिंगल लेयर नहीं है, यानी कि एक सिंगल लेयर आप ये समझो, ये अगर मेरा हाथ है यहाँ पे, अगर मैं हार्ट मान लूँ तो ऐसा सिंगल से एक मेम्ब्रेन ये नहीं, ये जो मेम्ब्रेन है ना, एक इधर मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होगा जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। सिंपल सा याद करने की चीज है। इसके अलावा हमारे पास एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होता है। अब आती है सारी डेटा की बात, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है और ये आपका क्वेश्चन ही बन सकता है, बहुत इजी, बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है, जो आप लोग गलत भी कर सकते हो। सबसे पहला है इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के बीच में सेप्टम होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो थिन है या थिक है? ये यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ दे रखा है कि थिन है। अगर क्वेश्चन में कहीं ये पूछता है कि एट्रियल की सेप्टम बताइए जो थिन होती है, तो फिर हमारे आंसर सीधा आना चाहिए इंटरलेटरल सेप्टम। वहीं पे अगर हम थिक सेप्टम की बात करें तो वो हमारे लिए हो जाएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में। इसी के अलावा एक तीसरा पॉइंट याद रखें, वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगी वो है थिक, लेकिन थिक होने के साथ साथ वो फाइब्रस भी है। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, एक एग्जैक्ट वर्ड। अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है कि थिक एंड फाइब्रस मस्कुलर लेयर, तो सीधा सीधा समझ लीजिए, कुछ नहीं सोचना, सीधा समझना है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। और वहीं पे थिन बोला है तो दो एट्रिया के बीच में, थिक बोला है तो दो वेंट्रिकल के बीच में। सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत ईजी चीज है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे वेल्स की। यहाँ पे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, तो सिंपल से बताता हूँ आपको कि आपको कैसे याद रखना है कि राइट साइड में बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड है, मुझे अभी आपको नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊँ राइट साइड में कौन सा है। सिंपल सा देखिए, एनसीईआरटी की लाइन है, राइट साइड ट्राइकस्पिड, 3 वेल। अब आप समझिए कि जो ब्लड है, पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ पे आता है? वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। अब जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो काफी सारा ब्लड है, सिंपल इमेजिनेशन सिचुएशन है, काफी सारा ब्लड है। अब उस ब्लड को रोकने के लिए वहां पे हमें ज्यादा फ्लैप्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, 3 फ्लैप होंगे तो हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और 3 फ्लैप होंगे तो उसको रोक पाएंगे उसको अच्छे से, उस ब्लड को। इस तरह से आप याद कीजिए, कोई लॉजिक नहीं है ये, बट ये ट्रिक है याद करने की कि ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्लैप्स चाहिए उसको रोकने के लिए। तो हमारे पास सीधा सिंपल सा हो जाएगा कि राइट साइड पे ज्यादा ब्लड आ रहा है तो राइट साइड में 3 वेल्व, 3 फ्लैप वाला वेल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड वेल्व। और इसी के अपोजिट हम जब एट्रिया में आते हैं तो वहां पे बाइकस्पिड, इसको हम दूसरा नाम देते हैं मिट्रल वेल्व। ये आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। आपने एक याद कर लिया, यानी कि अगर आपने पता कर लिया कि जो 3 फ्लैप वाला है उसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं, वो हमने पता कर लिया कि राइट साइड में है, तो दूसरा जो बचा वो बाइकस्पिड होगा, मिट्रल वेल्व होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा एट्रिया में। खत्म, इजी याद होने के लिए। इसके अलावा हमारे पास है वेंट्रिकुलर पल्मोनरी, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वेल्व होता है, सेम लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। इसको मैं नाम लगा रखना है सेमी लूनर वेल्व है ये। इसका बोलते हैं क्रिसेंट शेप में होता है। क्रिसेंट का मतलब आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। क्रिसेंट शेप कैसा होता है ये समझ लीजिए, एक चांद ऐसा बना लो, ये ऐसा वेल्व होता है, ऐसा वेल्व देखने में दिखता है हमको, ये सिंपल सा। अब यहाँ पे मैं एक एजर्शन रीजन की बात करूंगा, जो कि बहुत से लोग आप लोग के एनसीईआरटी में पढ़ोगे छूट जाएगा। है क्या? एनसीईआरटी में देखो साफ साफ लिखा है वेल्व, एक मिनट, एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसमें लिखा है द वेल्व इन हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जैक्ट लाइन है। इसके बाद दूसरी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है वेल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। अब भाई ये तो सिंपल सा है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? इससे एआर बनेगा। कैसे बनेगा यार? वो असर्शन दे देगा द वेल्व इन हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये तुम्हारा असर्शन है। अब इसका वो रीजन देगा। रीजन क्या देगा? वेल्व प्रिवेंट्स एनी बैकवर्ड फ्लो। अब भैया तुम्हें पता है दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये असर्शन जो है और जो रीजन दिया है, रीजन जो है वो असर्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे पता चलेगा भैया? इसीलिए पता चलेगा क्योंकि ये एक ट्रिक है जो कि लगभग 99% हमेशा कामयाब होती है कि एनसीईआरटी में जो लाइन दी है ना, उसके बाद अगर दूसरी लाइन है, यानी कि जो पहली लाइन, जैसे कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन थी, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि एनसीईआरटी में लिखा है सीधा सीधा, ये लाइन लिखी है, उसके बाद लिखा है लास्ट में वेल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो ये रीजन इसका करेक्ट है। यानी कि अगर ये अदर्स रीजन आया तो फिर इसका तुम आंसर लगा दोगे कि बोथ अदर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर्सन। सिंपल सा, कुछ नहीं।
तुम्हें सारे के सारे AR ऐसे ही मिलने वाले हैं। जितने भी AR आते हैं बच्चों को, मैंने देखा है जब AR की बात आती है तो बच्चों को लगता है कि यार पहला AR फर्स्ट और सेकंड मार्क करने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यही दिक्कत होती है बच्चों को। बाकी अगर रीजन गलत होगा तो तीसरा मार्क कर दोगे आप, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है या फिर केवल असर्शन गलत है तो भी आप चौथा मार्क कर दोगे। कंफ्यूजन केवल फर्स्ट और 2 में होती है, और वो कंफ्यूजन आपकी कहां से दूर होगी, जब आप एनसीईआरटी में इस तरह से पढ़ोगे। पढ़ने को आपने पढ़ दिया, ठीक है, याद भी है आपको चीज, लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये दोनों साथ में थे। ये जो पहला वाला है इसका रीजन है ये सेकंड, तो आपको याद हो गया कि तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। अब ये भी आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको लग रहा होगा कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्डियक मस्कुलेचर की, यानी कि पूरा का पूरा कार्डियम जो कि हम बोलते हैं हार्ट, और यहाँ पे नोडल टिश्यू, तो आपको लगा नोडल टिश्यू कौन है। नॉर्मल कोई भी सोचता है नोडल टिश्यू का मतलब क्या है, एसए नोड और एबी नोड, लेकिन ये गलत है। एनसीईआरटी में ही लिखा है पूरा का पूरा कार्डियक मस्कुलेचर, उसमें जो स्पेशलाइज्ड एरिया है नोडल टिश्यू है वो, यानी कि एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ एस, पुरकिंजे फाइबर, चारों के चार स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू में, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं SAN is called pacemaker because it can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 मिनट। ये भी एक आदर्श रीजन है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही कि SAN can generate potential 30 to 75, so it is called as pacemaker। ये एग्जैक्ट लाइन है। तो ये तुम्हारा पहला वाला इसमें भी सेम हो गया, ये तुम्हारा एजर्शन हो गया, मतलब ये एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा एजर्शन, ये हो गया तुम्हारा रीजन, ये इसको लिख देता हूं मैं, ये एजर्शन हो गया और ये हो गया रीजन। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे बाद में। इसके बाद हमारा एक डेटा है छोटा सा, एवरेज हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72। सिंपल से याद करने का तरीका है, 72 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन, ये समझ लो 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, 72 आवर्स होते हैं ना, तो 72 आवर्स, तो ये समझ लो कि एक नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितनी है, 3 दिन बराबर 72, याद हो जाएगा। और वैसे तो होता ही है, याद हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आती है सबसे मेन चीज जिससे तुम्हारा क्वेश्चन आता ही आता है, वो क्या है, कार्डियक साइकिल। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मदद हो गया, कार्डियक साइकिल। अरे यार, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखी है वो साफ साफ लिखी है, सिक्वेंशियल इवेंट साइक्लिकली रिपीटेड, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है एग्जैक्ट, सिंपल सी। कहीं भी ये तुम्हें वर्ड दिखते हैं तो समझ जाओ कार्डियक साइकिल की बात हो रही है। इसके बाद हमें नॉर्मल सी ड्यूरेशन 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। अब जो एनसीईआरटी में लिखा है सिंपल सा पढ़ने का वो देख लो। 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल होता, 0.3 सेकंड का हमारे पास, अरे यार, 0.3 सेकंड का हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। अब भैया ये है तो सिस्टोल डायस्टोल समझ नहीं आ रहा कुछ भी, सिंपल सा एक्सप्लेन करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं 0.0, यानी कि कोई टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी, यानी कि रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज का मतलब कुछ नहीं हो रहा अभी, कार्डियक साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो ये जो मार्क है ये रिलैक्स स्टेट मैंने लिख रखा है। अपने को केवल 2-3 चीजें याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लो। सबसे पहला, इनिशियली सेमी ल्यूनर वेल्व आर क्लोज्ड, ठीक है, एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन। बस इतना सा याद रखना है। इतना तुमने याद कर लिया तो कार्डियक साइकिल तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। यानी कि क्या है, हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, यानी हम बोलते हैं एट्रियल वेल्व, हमारे एट्रियल वेल्व खुले हुए हैं और वेंट्रिकुलर वेल्व बंद है। अब इससे हो क्या रहा है, वो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है, और उधर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ब्लड आ गया। अब ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वेल्व ओपन है, ठीक है, तो वेंट्रिकल भी भर रहे हैं, एट्रियल भी भर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, ऐसे नोड जनरेट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकंड, तो ये रहा 0.1 सेकंड अपना। इसके बाद ओनली एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहा, वेंट्रिकल शांति से बैठा है, ठीक है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका सिस्टोल का टाइम कितना हुआ, 0.1 सेकंड, ठीक है, सिंपल सी बात है, चलो ये तो सबको पता है। और वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 0.3 सेकंड, सिंपल सी बात है। लेकिन एनसीईआरटी में तुमको ये तक, लेकिन नीट में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल एट्रियल डायस्टोलिक टाइम, यानी कि एट्रियल सिस्टोल तो 0.1 सेकंड का है, लेकिन एट्रियल डायस्टोल यानी एट्रियल रिलैक्स कितना टाइम किया,
तो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा भैया, जब एट्रिया इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके बाद इधर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो हार्ट एंड ब्लड रहेगा ही नहीं। हार्ट एंड ब्लड नहीं रहेगा तो भैया तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो एक टाइम पे एक टाइप का चेंबर ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोनों साथ में रिलैक्स कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो भैया एक टाइम पे ओनली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो